आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और देखिए ये हमारा चल रहा है महातांडव सीरीज, और महातांडव सीरीज में हम लोग कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा 200 क्वेश्चंस होगा मॉडल पेपर से होगा। जो आपका टर्म 1 का जो मॉडल पेपर है, टर्म 1 का जो मॉडल पेपर है, कुल मिलाकर 5 मॉडल पेपर जारी हुआ था और एक मॉडल पेपर में 40 करके क्वेश्चन है, तो कुल मिलाकर 200 क्वेश्चंस हो जाता है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहे, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। और यहां पर साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कम टाइम बर्बाद होगा आप लोगों का और हर चीज को आप लोग यहां से कर पाएंगे। और आप यहां पर कितना मतलब क्वेश्चन का आंसर सही दे पा रहे हैं जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सेट 1 से, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट 1 का यहाँ पर जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या क्या है। एक एक करके हर एक चीज को सिंपल तरीके से इजी तरीके से डिस्कस करने वाले, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 120 है, जब इसको आप लोग तोड़िएगा तो कुछ इस प्रकार से तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए 306 और 657 दिया है, दोनों संख्या है। और यहाँ पर मौसौ दिया हुआ है 9, यहाँ पर हमें लॉसो निकालना है। देखिए बात बहुत सिंपल होता है, मौसौ दिया रहे या फिर लॉसो दिया रहे, अगर दो संख्या रहे, अगर एक चीज दिया रहे तो आप दूसरा चीज आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए जो दोनों संख्या रहेगा दोनों संख्या को आपको ऊपर में लिखना है, और जो यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, चाहे मौसौ दिया रहे चाहे लॉसो दिया रहे, उसको आप लोग नीचे लिखिए। इस प्रकार से जो भी जहां से भी कटेगा काट दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो 22 33 60 जाएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि 15 और 25 का HCF। देखिए 15 है 25 है, 15 को तोड़ेंगे तो देखिए 3 गुने 5 गुने 1 होगा, 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5 गुने 1 होगा। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में अगर आप लोग देखें केवल 5 मिल रहा है, इसलिए इसका HCF कितना हो गया, 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही कम टाइम बर्बाद होगा, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और आपका बहुत कुछ आने वाला है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। याद रखिएगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमें क्या दिया गया देख सकते हैं। यहाँ पर शून्यंकों का योग दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3, और हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले आपको x² लिख देना है, फिर -x लिखना है, और जो भी शून्यंकों का जो भी योग होगा उसको लिख देना है, प्लस शून्यंकों का गुणनफल लिख देना है। तो x² का x² माइनस का माइनस x का x। देखिए शून्यंकों का दिया है √2, तो √2 हमने लिख दिया, और शून्यंकों का गुणनफल दिया है 1/3, तो 1/3 हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, देखिए नीचे हमारा 3 है, तो हमने क्या किया, सब तरफ 3 से गुना कर दिया। यहाँ पर भी 3 से गुना किया, यहाँ पर भी 3 से गुना किया, यहाँ पर भी 3 से गुना किया, आप इधर से भी 3 से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 गुना x², तो 3x² 3 और ये √2, 3 √2 और ये x, तो x हो गया, 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, 1 हो गया, 0 गुना 3 करेंगे तो 0। तो देख लीजिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया, इसका शून्य क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a होता है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुपद में जो px का जो शून्य होता है निकालना है। देखिए यहाँ पर x लाइन है, यहाँ पर एक बार भी नहीं कटा है, क्योंकि लाइन तो ऊपर में, तो एक बार नहीं कटा है। अगर एक बार नहीं कटा है इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या देख लीजिए, यहाँ पर हमें दिया गया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, माने ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। जब इस तरह का होता है जिसका माने होता है कोई हल नहीं, असंगत और समांतर रेखाएं। देखिए जब हल नहीं निकलेगा ना तो उसी केस में असंगत होता है। यहाँ पे अगर एक हल निकलेगा तब भी संगत होगा, एक से अधिक हल निकलेगा तब भी संगत होगा। यानी अगर हल निकलेगा तो संगत होगा, और अगर हल नहीं निकलेगा तो वह असंगत होगा। तो यहाँ पर ये जो दिया गया ये किसका है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, 8 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए, यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला क्या है 2x - 3y 0 हमने लिख दिया, और दूसरा वाला 3x + 4y + 20 = 0, 3x + 4y + 20 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a1/a2 निकाले, देखिए यहाँ पर 2 है 3 है तो 2/3 हो गया। यहाँ पर ये b1 का काम कर रहा है, ये b2 का काम कर रहा है, तो -3/4 हो गया, -3/4 हो गया। अब देख लीजिए ये दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होते a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब इस तरह का होता है यानी अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो जाए तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमें अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल माने केवल एक हल मिलेगा, प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा। तो यहां पर देख लीजिए प्रतिच्छेदी है ना, बिल्कुल है। चलिए ये हो गया इसका सही उत्तर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए बहुत ही कम टाइम बर्बाद हो रहा है आप लोगों का, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सी के किस मान के लिए, सी का मान निकालें। यहाँ पर अनंत हल बोला है। देखिए यहाँ पर पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनंत हल को हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलते हैं। ये कब होता है? जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, माने तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो चलिए बराबर करके देख लेते हैं। देखिए समीकरण दिया है यहाँ पे क्या, cx माइनस वाई बराबर 2 है, तो cx माइनस वाई माइनस, देखिए बराबर के इधर 2 है, इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 6x माइनस 2y है, तो 6x माइनस 2y लिख दिया। बराबर के इधर 4 है, इधर आने से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले तो हमें यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। तो यहाँ पर ये पहला वाला a1 होगा, ये दूसरा वाला a2 हो जाएगा, तो c/6 हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ संख्या नहीं, मैंने 1 है तो -1, और यहाँ पर -2 है तो -1 -2 हो गया। यहाँ पर -2 और -4 तो -2 -4, मतलब ये a1/a2 b1/b2 और ये c1/c2। आप देख लीजिए यहाँ पर आसानी से, यहाँ पर माइनस कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, 2 के 2 2 चाहते 1/2 1/2, तो सी यहाँ पर कोई भी बराबर कर लीजिए, तो c/6 बराबर 1/2 हो जाएगा। तो 2 गुना सी तो 2c, और यहाँ पर 6 के 4, तो यहाँ पर सी का मान 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। बात को समझ लीजिए, अच्छे तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बात बहुत सिंपल है। क्या है, यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन हिट करके बना सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग देखिए ना, कुछ नहीं करना, एक्स का मान बारीकी से बैठाइए, वाई का मान बारीकी से बैठाइए, जो इसमें सेटिस्फाई करेगा, मतलब एनालिसिस जिसमें बराबर होगा वही होगा, या फिर आप लोग इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि वह रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं होता है। देखिए जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत होगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल आपका वैसे ही प्रश्न है, तो यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर एक करके यहाँ पर एक्स और वाई का मान बैठा कर ये 2 जो समीकरण है कहां पर सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, और ऐसे आप लोग घर में खुद से कर लीजिएगा इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण ये वाला हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, इसलिए हमारा द्विघात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया कि यदि विभक्तर दिया है, देखिए विभक्तर यहाँ पर दिया है d ग्रेटर देन 0, मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है। देखिए बात को समझिएगा, अगर d बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान यहाँ पर मूल मिलेगा। अगर d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल मिलेगा। और अगर वास्तविक मतलब यहाँ पे क्या होगा, d अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो वास्तविक नहीं होगा। बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 चीजें, अगर d बराबर 0 तो वास्तविक और समान होगा, अगर d 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, इनके अलग अलग होगा, अगर d क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। और देखिए d को ही हम लोग बोलते हैं b² - 4ac, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। d बोलिए या फिर b² - 4ac बोलिए। यहाँ पे ये जो चीजें इसको हम लोग बोल सकते हैं, b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक होगा, अगर b² - 4ac अगर हमारे 0 के बराबर हो जाए तो ये वास्तविक और समान होगा, अगर b² - 4ac क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो ये वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला क्या गया, देखिए यहाँ पर क्या d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका मूल का प्रकृति कैसा होगा बताना। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है, जैसे x² + x - 1 बराबर 0 है। देखिए हमारा जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहता है। x² मिले यहाँ पर कुछ नहीं, मान 1 है तो a का मान कितना आया, 1 आया, 1 लिख दिया। x मिल गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, मान 1 है तो b का मान कितना है, 1 आया। c के समय में क्या -1 है तो -1 लिख दिया। माइनस को लिखना पड़ेगा, बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस वाला लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा। तो b² - 4ac निकालेंगे, तो b² - 4ac जब निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर b का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर - 4, यहाँ पर a और c, तो a और c ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 और 4 कितना 5, 5 जो आया बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर कितना आया, 5 आया। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया कि b² - 4ac का मान कितना आया, 5 आया। इसका मतलब हो गया कि b² - 4ac जो है वह 0 से क्या है, बड़ा है, यानी b² - 4ac 0 को मार दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का हो रहा है। और इस तरह का जब भी होगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया, इस तरह का होने से क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 वास्तविक भिन्न यानी कि 2 वास्तविक अलग अलग यानी कि असमान मूल मिलेगा, तो वास्तविक तथा असमान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ कि ax² + bx + c बराबर 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, देखिए 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, जब ये होगा b² - 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, भिन्न भी होगा प्लस वास्तविक भी होगा, वास्तविक भी होगा और भिन्न भी होगा। और बराबर बराबर कब होगा, जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। और वास्तविक मूल कब नहीं मिलेगा, जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा। मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है x² - x + 3 बराबर 0, इसका विभक्तन निकालना है। x² - x + 3 दिया है, देखिए यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा इसको देख लीजिए, यहाँ पर भी जो भी संख्या रहेगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या 1 है तो 1
का मान 1 हो गया, यहाँ पर क्या -1 है तो यहाँ पर b का मान -1 हो गया, यहाँ पर 3 है तो c का मान कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर हमें निकालना है विविक्तर यानी कि d निकालना है, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। तो यहाँ पर bb का मान है -1 तो -1 का स्क्वायर -4a, a कितना 1 है और c कितना 3 है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 3 12 तो 1 - 12 करेंगे तो -11 हो जाएगा, -11 है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला प्रश्न देख लीजिए क्या कि x² - 4x + k है और यहाँ पर मूल समान है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो x² - 4x + k = 0 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मान 1 है तो यहाँ पर 1 यहाँ पर a का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान -4 हो जाएगा और c का मान 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मूल समान है, मूल समान होने से क्या होता है b² - 4ac वो 0 के बराबर होता है, वो 0 के क्या होता है बराबर होता है, बात क्लियर। अब b का मान कितना -4 तो -4 का स्क्वायर -4a कितना 1 है और c कितना k है तो बराबर 0 हो गया। तो -4 का स्क्वायर 16 -4 गुना k करेंगे तो 4k बराबर 0। अब देखिए -4 के को रहने देते हैं, +16 उधर जाने से -16 हो जाएगा, तो k बराबर -16 बटा -4 माइनस कट जाएगा, 4 की 4 4 4 16 तो k बराबर कितना है 4 आया, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पर x² - 5x + 6 दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से बना देते x² -5x को लिख सकते हैं -2x -3x। तो यहाँ पर देखिए दोनों में हमें x कॉमन मिला तो x कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस था माइनस भी ले लिया तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचा माइनस प्लस माइनस और 3 दूनी 6 ये एक आया, ये दोनों एक ही जैसा है तो दोनों में से एक तो लिखेंगे, ये x का x और ये -3 का -3। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा स्पीडली इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ज्यादा आपके पास टाइम है ही नहीं, आपको हर चीज को करना है ना, इसलिए। तो x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ गया, यहाँ पर x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 और 3, तो 2 और 3 है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, कौन एपी है हमें बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जैसे 1 3 5 7 देखिए इसमें समान समान बढ़ रहा है, या तो समान समान बढ़ना चाहिए या फिर समान समान हर एक जगह पे घटना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे 1 के बाद 3 मतलब 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा 5 हुआ, फिर 2 बढ़ा 7 हुआ, फिर 2 बढ़ेगा 9 होगा, मैंने एक ही जैसा मैंने समान समान है। जब समान समान होगा तो उसको इक्को एपी बोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह प्रश्न देखिए 2 7 12 इस प्रकार से दिया है, 10वां पद निकालना। देखिए पहला वाला जो होता है पहला वाली होता है पहला पद यानी कि a1 हो जाएगा, ये जो 7 है दूसरा नंबर में यानी ये a2 हो जाएगा, और d का जो फॉर्मूला होता है a2 - a1 होता है, क्या होता है a2 - a1, तो a2 है 7 7 लिख देंगे, a1 है 2 तो 2 लिख देंगे, 7 में 2 जाने से कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालने बोला 10वां पद बोला है ना, a10 बोला है। देखिए जितना भी पद बोलेगा पहले तो आपको यहाँ पर a1 लिखना है और यहाँ पर जितना बोलेगा एक कम करके लिखिए, जैसे 10 बोला है तो यहाँ पर 9 d लिखेंगे। मान के चलिए अगर आपको a50 बोल देता है, a50 बोलता है क्या करते 50 है ना, यहाँ पर a1 लिखना ही है, आप 50 में घटा दीजिए क्या जाओ 49 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए अगर आपको बोला जाता है कि a11 लिखो, a11 लिखो, कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पर 1 देते 11 है, यहाँ पर 10 करके लिखेंगे 10d, यानी एक घटाकर आपको लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर a10 बोला तो a1 + 9d हमने लिख दिया, a1 का मान यहाँ पर कितना a1 का 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस 9 का 9, d का मान कितना 5 है तो 2 का 2 और 9 5 45 45 तो 47 हो गया इसका सही उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 23, मजा आ रहा होगा शायद। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या है यहाँ पर कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। देखिए 2 अंक वाला जो हमारा संख्या स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है, फिर 11 होता है, फिर 12 होता है, तो 3 का पढ़ा में 10 तो काटता नहीं है, मारिए गोली, 11 भी कटता नहीं है, मारिए गोली, 12 कटता है, तो 12 15 18 उसके बाद 3 3 बढ़ते जाएगा समय, तो लास्ट वाला जो होगा 99 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक वाला है और ये कटता भी है। तो पहला पद हो गया हमारा 12, 3 3 बढ़ रहा है इसलिए d बराबर हो जाएगा 3, ये लास्ट में है इसलिए अंतिम पद an बराबर हो जाएगा 99। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है कि an बराबर a1 + n-1 × d, ये हमारा सूत्र होता है। बिल्कुल क्या करिए यहाँ पर जो भी वैल्यू है वैल्यू को बैठा दीजिए। देखिए an है, an का मान 99 है तो 99 हमने रख दिया, a1 है, a1 12 है तो 12 रख दिया, प्लस का प्लस n है तो n ही रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 1 है तो 1 ही रहने दीजिए, d कितना है d 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 99 था तो 99 रहने दिया, 12 था तो 12 भी रहने दिया, अब 3 से गुना किए n को तो 3n हुआ, फिर -3 के 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 99 का 99 रहा। अब 12 में अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, प्लस 3n का 3n। अब ये जो 9 है इसको बराबर किधर ले आते हैं तो -9 हो जाएगा, तो 99 में 9 हो जाएगा तो 90 बचेगा, तो 3n का 3n हो गया, तो 3n बराबर 90 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n बराबर 90/3 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 23 का देख लीजिए, यहाँ नीचे ऑप्शन होगा, मतलब इसका आंसर कितना है 30 आया, ठीक है 30 आया। देख लीजिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, देख लीजिए यहाँ पर वही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, 0 और 50, तो देखिए 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है तो एक हो जाएगा सबसे पहला, फिर 3 5 7 2 2 करके बढ़ते चला जाएगा और लास्ट में हमको मिलेगा 49, ठीक है 49 मिलेगा। तो पहला पद यहाँ वाला जो है a1, ये जो होगा
A2 आप बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए D, क्योंकि 2 करके बढ़ रहा है तो 2 हमने लिख दिया। अंतिम पद 49 है तो an बराबर क्या लिख दिया हमने, 49 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 49 लिख दिया। अब फॉर्मूला होता है an प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान है 49 तो लिख दिया, a1 है 1 तो लिख दिया, प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, डी का है 2 तो लिख दिया। 49 का 49, 1 का 1, प्लस का प्लस, 2 गुना है तो 2n, और फिर माइनस का माइनस, 2 के 2, तो ये आ गया 49 का 49। अब देखिए 1 में अगर माइनस 2 घटाएंगे, मैंने 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा। अभी जो माइनस 1 के बराबर किधर ले आते हैं तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 49 और 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 बराबर 2n, तो इसको लिख सकते हैं 2n बराबर 50, तो n बराबर हो जाएगा 50/2, तो n बराबर हो गया, काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो n का मान कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर योग बोला नहीं, योग का फॉर्मूला होता है SN, SN बराबर n/2 इंटू a1 प्लस an। ठीक है, तो n का मान है 25, देख लीजिए n का मान कितना आया, अभी तो आया 25, तो 25/2 हो गया। a1 कितना, पहला पद है 1 तो 1 लिख दिया। an बात को समझिए, an कितना 49 है तो 49 हमने लिख दिया। अब 25/2 का 25/2 और 49 और 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पर काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 गुना करने से कितना आ जाएगा, 625। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर ये जो परमिट 6.1 के यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ से क्या होता है AD और ये DB, तो AD बटा DB, यहाँ से AE और यहाँ से EC, तो AE बटा EC होता है। मान बैठाइए, देखिए AD हमें निकालना रहने दिया, DB हमें दिया है 2 तो 2 हमने लिख दिया, AE दिया है हमें, AE दिया है 1.5 1.5 लिख दिया, EC हमें दिया है 3 तो हमने 3 लिख दिया। अब देखिए AD जहाँ रहने दीजिए, फिर इधर इसको गुना कर दीजिए, तो 1.5 गुना 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो नीचे 3 है 3 ही आ जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। अगर इसको आप लोग काटना चाहेंगे तो 3 के 3 और 3 5 15, फिर 5 के 5, 5 दूने 10, फिर 2 के 2, 2 के 2 कट गया, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर, 1 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, देखिए संगत कोण का बात हो रहा है, संगत कोण अगर बराबर है तो इसको बोलेंगे एंगल बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या देख लीजिए, यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी 60 है, मैंने एक जगह पे क्या पी है तो एक जगह पे मैंने पी लिख दिया। देखिए यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर भी 80 यानी कि बी के जगह पे क्यू हो जाएगा, बी के जगह पे क्यू लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 40 है तो यहाँ पर भी 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर सी की जगह पे क्या आर हो गया, तो सी की जगह पे आर हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे ABC आया तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, और इस प्रकार से समरूप दे देंगे, और ये क्या PQR, तो त्रिभुज PQR, और ऐसा किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और हो सके कि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाए। अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर जो हमें दिया गया है क्या है, जैसे 4:9 है भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो 4:9 दिया रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर ये जो रहेगा ना, ये जो प्रथम भुजा इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 का स्क्वायर करने से 81 होगा, तो 16:81 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16:81, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए यहाँ पर महातांडव चल रहा है, याद रखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है कि हमें यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया, समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया जिसका सभी भुजा समान होगा, और यहाँ पर एक भुजा 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। यहाँ पर शीर्ष लंब निकालना, मैंने इस प्रकार से जो हमने डाल दिया ईठो हमें निकालना है। अब देखिए बात को समझिए, जैसे हमने इसको डाल दिया तो ये तो पूरा हमारा 2a था, तो आधार बन गया, तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा a। हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं, बात को समझिएगा, इस त्रिभुज पे हम लोग ध्यान देते हैं। आप चाहे तो इधर वाले त्रिभुज पे भी ध्यान दे सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से टू लेना है। तो इधर दिया था 2a, हमने 2a लिख दिया, ये वाला हमें कुछ ये वाला तो दिया नहीं, ये वाला तो निकालना है, चलिए रहने दिया। नीचे वाला में ए दिया है, ये भी हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो होता है इसको कर्ण बोला जाता है, ये वाला जो होता है लंब बोला जाता है, इसको जो आधार बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग अगर एक्चुअल में बोलेंगे तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, आप जिसको याद रख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट लंब भी बैठा सकते हैं। देखिए ये तो हो गया एक फॉर्मूला, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का यहाँ पर कर्ण अगर करेंगे तो यहाँ पर जैसे स्क्वायर तो इधर इसको इधर आने से रूट हो जाएगा, तो ये हो गया आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ये तो हो गया, एक कर्ण रहेगा तो प्लस होगा, कर्ण रहेगा तो प्लस होगा। और अगर मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर लंब का फॉर्मूला लगाएं, लंब का, तो देखिए लंब का लगाएंगे तो रूट तो रहेगा, सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर होगा, और देखिए यहाँ पर लंब आ गया तो बचा क्या, आधार बचा, तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। इस सूत्र आप इसको रख लीजिएगा याद। तो लंब का भी हो गया। अगर आपको आधार का लिखने बोला जाए, आधार का, तो सबसे पहले रूट अंडर देना है। अब देखिएगा ध्यान से, आधार है ना, आधार है, सबसे पहले तो आपको कर्ण का स्क्वायर लिखना है कि कर्ण बड़ा होता है, तो लिख दिया हमने। अब आधार आ गया तो बचा क्या, लंब बचा है, तो लंब का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। तो ऐसे आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लंब है तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब आ गया तो बचा क्या, आधार बचा तो आधार लिख देंगे। अब कर्ण यहाँ पर 2a है तो 2a का स्क्वायर, आधार कितना आधार है हमारे, तो a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो, 4a स्क्वायर में अगर a के स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा, 3 का 3 a स्क्वायर को लिखेंगे a गुना a, तो यहाँ पर 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 तो हमारा एक ही टो इसलिए रूट के अंदर में ही रह जाएगा, तो a रूट अंडर 3 इसका आंसर हो जाएगा
A√3, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आप इसको √3 ये भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हमें जैसे 3 भुजा दिया गया है, देख लीजिए। और इस तरह का जो होता है ये पाइथागोरस प्रमेय में यूज होता है। यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, उसको आप लोग क्या करिए एक साइड में रखिए, और जो 2 छोटका छोटका होगा उसको आप लोग इस प्रकार से रखिए। मतलब क्या करना, देखिए जो बड़का वाला है ना, बड़का वाला, उसका आप लोग इस प्रकार से स्क्वायर कर दीजिए, और जो 2 जो छोटका छोटका सब है इन दोनों का भी स्क्वायर कर दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर दोनों तरफ अगर समान समान आता है, मैंने इधर जितना आएगा इधर भी अगर उतना ही आता है, आप कर लीजिएगा, इधर भी आपका 144 आएगा, इधर भी आपका 144 आएगा। अगर दोनों तरफ अगर एक ही जैसा आता है तो हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, यानी कि वहां पर जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसलिए यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये इधर वाला समान समान आएगा, इसलिए यहाँ पर कोण बनेगा कितना का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्या यहाँ पर हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि अनंत, अनंत इतना होगा कि आप लोग गिन नहीं पाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 33 क्या है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ये चीज हमें यहाँ पर दिया गया है। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी उतना माइंड नहीं लगाना है, जैसे कि मैंने चित्र वगैरह बना दिया है, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। देखिए अगर आपको कभी भी त्रिज्या निकालने के लिए बोला जाए इस प्रकार का क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 13, तो 13 का पहले आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, तो 13 का स्क्वायर करने से 169 आएगा। फिर और एक जो है क्या है 12 है, तो 12 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर करने से 144 आएगा। अब इन दोनों को क्या करिए घटा दीजिए, इन दोनों को क्या करिए घटा दीजिए, तो 25 आएगा। और ये जो 25 आया ना, 25 का आप लोग क्या करिए वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन, तो ये तो मैंने बता दिया, इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर भी त्रिज्या निकालने के लिए बोला है, चलिए सर एक तो काम आसान हो गया। यहाँ पर देख लीजिए बड़ा कौन है 25 है, तो 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 का देख लीजिए 25 का स्क्वायर करने से 625 आएगा। और यहाँ पे 24 24 का स्क्वायर करने से 576 आएगा। दोनों को घटा देंगे तो 49 आएगा, और अगर 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या, जैसे हमारी वृत्त था, यहाँ पर बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु, देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर कोई यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दूर में कोई बिंदु स्थित है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये जो आप लोग स्पर्श रेखा देख पा रहे जो टच करके जा रहा है, इसका यहाँ पर जो मेजरमेंट दिया है 12 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ये आपका हो गया कर्ण, ठीक है, ये हो गया आपका आधार, और ये आपको निकालना है, यानी कि लंब आपको निकालना है, तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। और इस त्रिभुज में जैसा इस त्रिभुज में भी वैसे ही है। अब आगे चलिए, यहाँ पर आगे क्या देख लीजिए, यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35। देखिए अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त माने क्या होता है, एक केंद्र रहेगा 2 वृत्त रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा जैसा वृत्त बना दिया जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 दे दिया। फिर एक बड़का जो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो है ना, ये जो ये वाला जो डंडी है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, तो हमें कर्ण दिया है। अब ये जो सीधा खड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं। और ये वाला आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो हमें देख लीजिए यहाँ पर ये तो दिया है, ये दिया है, लेकिन आधार निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि रूट के अंदर में लिखना है। पहले कर्ण बड़ा होता है तो कर्ण का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस, यहाँ पर आधार आ गया तो बचा क्या, लंब बचा, तो लंब का स्क्वायर। तो कर्ण देख लीजिए यहाँ पर कर्ण दिया गया है, कर्ण कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 में 9 हो जाएगा 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल करने से 4 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 का, यहाँ पर ये 4 आया। बात को समझिएगा ध्यान से, देखिए सही उत्तर भी नहीं आया, बात को समझना है। बड़े वृत्त की उस जीवा, देखिए जीवा हमारा पूरा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी जीवा होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपका दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे क्या आया, आधार आया, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा आया 4, लेकिन हमें जीवा निकालना, मैंने यहाँ से लेकर ये पूरा निकालना है। तो देख लीजिए ये तो हमारा आधा है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 आया, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो अब ये वाला पूरा जो हो गया ये हुआ जीवा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात को समझ लीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये जो 4 आया ये मात्र आधार है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल में जो निकालने के लिए बोला कि ये पूरा निकालना है, पूरा तो ये आया 4, तो इधर वाला भी 4 होगा, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे चलिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका θ/360 डिग्री पाई स्क्वायर होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको व्यास बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाप का लंबाई निकालना। देखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में क्या होता है और चाप की लंबाई में क्या होता है, देखिए θ/360, यहाँ पर भी θ/360 होता है। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल लगता है, यहाँ पर वृत्त का परिमाप लग जाता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो यहाँ पर 2/r हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमें और क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर देख लेते हैं 39 क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है
और यहाँ पर कोण 60 डिग्री है। तो देख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा 360 डिग्री पाई स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान 60 है, 360 का 360 गुना गुना पाई, पाई का मान कितना 22/7 गुना आर कितना है, आर है 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा। काट दीजिए, देखिए 1 0 1 0 6 की 6 जगह 36 और ये 6 कट जाएगा। तो देखिए 22 और ये 6 आया, तो इसको गुना करिए 132 आएगा, नीचे आपका 7 आएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या 40 नंबर में कि एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। मान के चलिए पूरा एक मैदान है, ठीक है, घोड़ा कहीं पर भी बांध दिया गया, मान के चलिए यहाँ पर बांध दिया गया 7 मीटर का रस्सी से, 7 मीटर का रस्सी है। अब ये जो घोड़ा होगा देखिए इस प्रकार से चक्कर काट के वो घास खा पाएगा, क्योंकि इसके बाहर तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहीं तक है उसका। इसलिए यहाँ पर क्या करेगा, वृत्त का चक्कर काटेगा। वृत्त का चक्कर काट रहा, मैंने वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो पाई का मैंने 22/7 और आर यहाँ पर दिया है 7, तो 7 गुना 7 तो 7 कर दिए, 22 और 7 को गुना करेंगे कितना आएगा 154 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है। और ये हमारा भौंडर सीरीज या फिर महातांडव सीरीज जो भी है आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग हमें बताइए। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आज की जो वीडियो इसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल सेट 1 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर हर एक मतलब जितना भी सेट है हर एक का महातांडव या फिर महाभंडार लेके आइए, तो आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।